नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मूल्यांकन, जिसे कहेंगे इवैल्यूएशन। इसके संबंध में जो है सीडीपी रीड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आखिर तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये रीट में ही नहीं, सीटेट के एग्जाम में भी जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूरे सीटेट पूरे रीड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को, इस क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये एक थ्योरी और क्वेश्चन एमसीक्यू वीडियोस होगा, तो इसलिए थ्योरी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस की क्या मीनिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट का तो रिजल्ट आ चुका है, आप सभी लोगों ने सीटेट का रिजल्ट देख लिया होगा। आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके सीटेट में कितने नंबर आए हैं, आपके जो है क्या जो है प्रॉब्लम्स है उससे संबंध में। मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बाद में बनाऊंगा कि सीटेट में जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं, इसके संबंध में बाद में मैं किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन क्या होता है, तो इसके संबंध में जान लेते हैं। तो मूल्यांकन एक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की स्मृति व स्वीकृति की क्षमता का मूल्यांकन करना। बच्चे ने क्या जो है मतलब उसके कितना याद है और उसने कितना ग्रहण किया है चीज़ को, टॉपिक को, टीचर जब पढ़ा रहा हो तो इस चीज़ की क्षमता का मूल्यांकन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो कई बार ये सीधा सीधा डायरेक्ट लाइन आपको पेडागोजी में पूछी जाती है, इसलिए इन लाइंस को समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में भाषा शिक्षण में भी मूल्यांकन और एक समग्र जो है भाषिक निपुणता की बात कही गई है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसका मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पीछे जाएंगे। वहां पे जो है मूल्यांकन की ऑलरेडी बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है मापन एवं परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परीक्षा करा करके ही जो है मूल्यांकन जो है किया जा सकता है, ये एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियां, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षक प्रभावशीलता, विद्यार्थी की सफलता को जानकर उसका जो है उचित निर्देश देना होता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत होता क्या है कि टीचर जो है बच्चे की अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है ना, बच्चे की जो है शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है, शिक्षक का प्रभावशीलता कितना बच्चों पे पड़ रहा है इसका मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों की सफलता को जान करके जो है उसका उचित निर्देशन करना होता है। मूल उद्देश्य यही होता है। अक्सर एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग होता है। मतलब कहने का मतलब होता है, जब बच्चे का मूल्यांकन होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षण मात्र के लिए मूल्यांकन होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मूल्यांकन। जब टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा होता है या वर्बली पढ़ा रहा होता है, उस समय से शुरू होता है। टीचर के क्लास में आने से उस बच्चे का मूल्यांकन शुरू हो जाता है ना। और बच्चा टीचर जब तक पढ़ाता रहता है तब तक मूल्यांकन हो जाता है, जब तक स्कूल में रहता है तब तक मूल्यांकन होता है, घर में होता है तो पेरेंट्स उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, है ना, कि सीखने की प्रक्रिया में कि भाई मेरा बच्चा कितना सीख पा रहा है। अगर सीखने की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी रह गई है तो हम अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से बात कर सके या हम उसमें जो मदद कर सकते हैं, ये सारा मूल उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है। ठीक है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलती है हूबहू, लाइन टू लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ने की पद्धति का गहरा प्रभाव पड़ता है, डालती है। यह शैक्षिक जो है उपलब्धि के मापन एवं सुधार में सहायता हो। तो मतलब सीधा सीधा है कि बच्चों की आदत में गहरा प्रभाव डालती है, टीचर के पढ़ाने की पद्धति पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि मूल्यांकन जब होगा तो टीचर का भी मूल्यांकन होता है और बच्चे का मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन में हम यही देखते हैं कि भाई बच्चा हमारा जो है कितना ग्रहण कर रहा है चीज़ों को, है ना। टीचर जो पढ़ा रहा है क्या उसको वो समझ पा रहा है, इसी चीज़ का मूल्यांकन होता है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो जो है डिफरेंट तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। या फिर हम ये देख सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा है उस चीज़ को, टॉपिक को क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो यही मूल उद्देश्य होता है इसका। तो शैक्षिक उपलब्धि के मापन एवं सुधार में ये सहायक होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको अक्सर एग्जाम्स में आपसे लाइन टू लाइन पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं
शैक्षिक जो है मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, ये मूल्यांकन का क्या मूल उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य होता है, कुछ मोटे जो है हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है जो अक्सर आपको एग्जाम्स में लाइन टू लाइन देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का पता लगाना कि भाई बच्चा जो है कितना ग्रहण कर पा रहा है उस टॉपिक को, उस जो है टीचर के जो है बातों को कितना समझ पा रहा है जो उसने समझाया है। तो शैक्षिक उपलब्धि का स्तर का पता लगाना होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को उचित निर्देश और परामर्श देना इसका मूल उद्देश्य। अगर उपलब्ध स्तर में कोई कमी है तो फिर टीचर जो है उसको एक उचित निर्देश देगा, उचित परामर्श देगा ताकि वो अच्छा कर सके। ठीक है, क्योंकि टीचर ही है जो बच्चे का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ये हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यार्थियों की असफलता का कारण जो है पता करके जो है उसका उपचार करना इसका मूल उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चे की असफलता का कारण पता करें, है ना, और वो कारण पता करके उसका उपचार कर सकें, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, इस लाइन को आप याद कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करना या छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। कि भाई अगर कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है तो बच्चे को, अच्छा बच्चा होगा उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि लॉटरी सिस्टम हो गया स्कॉलर्स में कि कोई भी आ जाए कोई भी भर दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जिसकी योग्यता के आधार पर ही उसका जो है मूल्यांकन हो रहा है ना, और उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षण में जो है गुणात्मक सुधार देने के लिए ऐसे सुधार जिससे जो है हम सुधार हो सके, हमने मान लीजिए उसके नेचर में सुधार करने के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे को शैक्षणिक जो है मूल्यांकन होता है, बच्चे का आर्थिक मूल्यांकन भी होता है कि भाई बच्चे, अब आर्थिक मूल्यांकन कैसे, EWS जैसे होता है ना, EWS आ गया। या फिर जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है गरीब बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जो 25% कोटा होता है वो भी तो इसी के अंतर्गत आता है। आर्थिक मूल्यांकन, हमने मूल्यांकन किया कि इस बच्चे की आर्थिक जो है हालात सही नहीं है, इसके पेरेंट्स के हालात सही नहीं है, ऐसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, तो हमने एक नया कानून बनाया और हमने कहा कि फ्री शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी स्कूल में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म फिल करिए और लॉटरी सिस्टम होगा और हर स्कूल में 25% कोटा होगा। तो ये सारी, तो इसी को कहते हैं हम गुणात्मक सुधार के रूप में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जहां से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलता है कि मूल्यांकन के प्रकार क्या है। ये आपको नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, क्योंकि नोट्स बनाए बिना आपके ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आपको डेली पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते रहिए। डेली आधे घंटे से भी कम समय लगेगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। अगर आप एक एक पेज का भी नोट्स बना रहे हैं तो आप सीटेट में, मैं गारंटी कहता हूं 130 प्लस से आपके कम नहीं आएंगे मार्क्स। लेकिन पढ़ना आपको तब वैसे पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप आधा घंटा भी नहीं देना चाहते पढ़ने में, मैं जो चीज़ें बताता हूं आप वो भी नहीं करना चाहते, और आप सोचते हैं कि मेरे सर मैं पास हो जाऊं। लास्ट टाइम सर मैं 2 नंबर से फेल हो गया, 4 नंबर से फेल हो गया, इस बार सर मैं एक और नंबर, इतने नंबर से फेल हो गया। इस तरीके के मैसेज से कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि इस तरीके से पढ़ो, नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि एक अपने अपने नोट्स की एक जो है स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, तो आप नहीं भेजते, क्योंकि मुझे पता है कि आपने नोट्स नहीं बनाया। आप सोचते हैं कि बहुत सिंपल टॉपिक है, पढ़ लूंगा। खैर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए, पहला जो है मूल्यांकन के प्रकार में योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र एग्जाम का, मतलब एक वार्षिक एग्जाम करा देना, त्रिमासिक एग्जाम। पहले जो है मंथली एग्जाम करा दिया, फिर अर्धवार्षिक करा दिया, फिर हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम करा दिया, फिर ईयरली एग्जाम करा दिया। तो एग्जाम्स के माध्यम से बच्चे को पास और फेल करना वाला जो है सिस्टम होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन इसे कहते हैं। मतलब एक आखिर में योग जोड़ हो जाएगा, एक आखिर में सारे सब्जेक्ट्स का जोड़ दे दिया और इसमें कह दिया भैया आपके बच्चे का 150 में से 130 नंबर आए हैं। ठीक है, 150 में से 130 नंबर आए, आपके बच्चा जो है 100 में जो है 33 नंबर लेके आया है, सिर्फ पास हुआ है, 45 नंबर लेके आया। इस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं के रूप में, देखिए परीक्षाओं के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन की विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा योगात्मक मूल्यांकन में बच्चा रटने वाली पद्धति पे काम करता है, समझ के पढ़ता नहीं है। तो वो रट रट के काम चला रहा था, क्योंकि उसे पता है कि परीक्षा देनी है। अब उसे पता है कि 4 दिन बाद मेरे एग्जाम है और मेरा एग्जाम जो है हिस्ट्री का है या साइंस का है या किसी अन्य सब्जेक्ट का, हिंदी का है। तो वो क्या करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरे जोर जी तोड़ लगा करके रटने का प्रयास करता है
और उसके माध्यम से जो है वो जो है अपना एग्जाम दे आता है और नंबर भी ले आता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस मूल्यांकन की विश्वसनीयता कम होती है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, जीवन में कुछ कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रटन विद्या पे काम कर रहा होता है। इसके अंतर्गत जो है विद्यार्थी विषय की गहनता से अध्ययन नहीं करता। ऑब्वियसली विषय की गहनता से अध्ययन नहीं करता क्योंकि उसको पास और फेल होना होता है, उसको बस केवल एग्जाम में पास होना होता है। उसको पता है कि मुझे 100 में से 33 नंबर 40 नंबर ले आऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा और मेरा कोई भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, मेरे को कोई फेल नहीं कर पाएगा, मुझे स्कूल से बाहर नहीं कर पाएगा। तो इसमें विषय की गहनता से वो चीज़ों को नहीं समझता, वो रटने की कोशिश करता है, ठीक है। इस मूल्यांकन में बच्चों में सुधार लाने का अवसर नहीं दिया जाता। कैसे अवसर नहीं दिया जाता? क्योंकि भाई सत्र के आखिर में एग्जाम होता है, सत्र के आखिर में एग्जाम हुआ, एग्जाम में हुआ वो बच्चा पास हो गया, तो उसको हमें अवसर ही नहीं मिल पाता कि भाई आप हम जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता कि बच्चा जो है उसमें क्या कमियां थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो पास नहीं हो पाया, अच्छे नंबर नहीं ला पाया, क्या रीज़न था कि मैंने इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, चीज़ों को जो है आंसर नहीं ढूंढ पाया। तो यहाँ पे सुधार लाने के अवसर नहीं मिल पाता है बच्चे के अंदर, ठीक है, टीचर ऐसा कुछ कर नहीं पाता है, ठीक। तो ये योगात्मक मूल्यांकन में बस उस पॉइंट को याद रखिएगा जो पहली लाइन लिखी थी कि सत्र के अंत में जो है परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करना होता है। अब अगला पॉइंट आता है क्रमानुसार मूल्यांकन। तो क्रमानुसार मतलब क्रम में जो है मूल्यांकन होता है। जैसे 4-5 जो है टेस्ट कर लीजिए या टेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाते वक्त बीच बीच में मूल्यांकन कर लीजिए। तो ये मूल्यांकन होता है सत्र के बीच में अनेक बार विद्यार्थियों की उन्नति एवं विकास को जानने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, टॉपिक को पढ़ा रहा है टीचर, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे को खड़ा करके, स्टैंड अप, अब मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपने क्या समझा इस चीज़ को, मुझे एक बार समझा के बताओ। इस तरीके से मूल्यांकन किया जाए तो इससे क्या होता है, बच्चा क्लास में एक्टिव रहने की कोशिश करता है ना। यहाँ पर रटने वाली चीज़ें नहीं होती। अब हमने अगर बच्चे से पूछ लिया कि ये जो मैंने अभी पढ़ा है इसको जरा समझाओ, तो उसको जो है मान लीजिए उसने गलती कर दी, उसने नहीं समझा, तो कल नेक्स्ट टाइम जब फिर टीचर जब पढ़ाएगा तो उसको फिर से वो कोशिश करेगा कहीं सर फिर से ना मुझे खड़ा कर दे, फिर से पूछ लेंगे। तो अब वो सुनने का प्रयास करता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से सुनेगा, ये होता है। तो ये मूल्यांकन जो है सत्र के बीच में अनेक बार जो है विद्यार्थियों की उन्नति का जो है विकास को जानने के लिए किया जाता है। ये मूल्यांकन जो है बच्चों की व्यक्तिगत रूप से सुधार करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत, मैंने जैसा कहा कि हर टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ने में अच्छा है, कौन से बच्चे में कौन सी कमियां हैं। ये टीचर का मूल जो है लक्ष्य ही होता है कि इसका पता लगाना ही होता है ना, और उसका विकास करना होता है, जिन कमियों को है उसको दूर करना होता है। तो व्यक्तिगत रूप से सुधार करने के लिए क्रमानुसार जो है मूल्यांकन जो है होता है एक टीचर के द्वारा। इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो इसमें जो है बच्चे के अर्जित ज्ञान, विषय को समझने की क्षमता, ज्ञान का प्रयोग और विश्लेषण, सृजनात्मक एवं संश्लेषण करने की क्षमता का मापन होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है कि बच्चे के जो भी अर्जित उसने ज्ञान को अर्जित किया उसको समझने की क्षमता का, उसके ज्ञान का प्रयोग का, उसने विश्लेषण करने की क्षमता का, सृजनात्मकता का, संश्लेषण करने की क्षमता का मापन किया जाता है। मतलब इसमें व्यापक रूप से बच्चे का मूल्यांकन होता है और उसके साथ साथ सतत मूल्यांकन होता रहता है, मतलब निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। इसमें व्यापक मूल्यांकन होता है कि बच्चा किस विषय को कितने गहराई से समझ पाया है। तो यहाँ पे बच्चे का जो है हर एक टॉपिक टू टॉपिक मूल्यांकन होता है। हम बच्चे का हिंदी का मूल्यांकन अलग हो रहा है, शारीरिक मूल्यांकन अलग हो रहा है, उसके भावनात्मक मूल्यांकन अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। व्यापक मूल्यांकन में मतलब हर टॉपिक का मूल्यांकन होता है बच्चे का, विषय टू विषय मूल्यांकन होता है कि वो किस विषय को कितने अच्छे गहराई से समझ पाया है, उसके ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का निर्माण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, विश्लेषण उन चीज़ों को कर पा रहा है, एनालिसिस करने की क्षमता है कि नहीं है। इस तरीके से मूल्यांकन होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस मूल्यांकन का प्रयोग जो है निदानात्मक जो है परीक्षण के द्वारा संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस मूल्यांकन में जो होता है बच्चे के संज्ञान मतलब बुद्धि है ना, एक तरीके से बुद्धि में कमी आई जो होती है उसमें सुधार करने के लिए जो किया जाता है, निदान परीक्षण भी कह सकते हैं इसको। तो निदान, उस बुद्धि में आई कमी में सुधार लाने के लिए वो निदान परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, निदान करने के लिए, है ना, कि भैया इस समस्या का कैसे निदान किया जाए।
अगर बच्चा इस सब्जेक्ट्स में कमजोर है तो इस सब्जेक्ट्स में कमजोर क्यों है, इसका कारण जाना जाए और इसका फिर निदान किया जाए। ये बात समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों में मूल्यांकन जो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो ये पहले ही बता दिया गया है कि बच्चों में जो मूल्यांकन का सबसे बेस्ट रूप होता है ये सतत, मतलब एक तो निरंतर होना चाहिए, ठीक है, क्रमानुसार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, उसके बाद व्यापक होना चाहिए। हर सब्जेक्ट्स का बच्चे का मूल्यांकन, हर गुणों का मूल्यांकन होना चाहिए, हर रूप में अलग अलग मूल्यांकन हो। तो यहां निरंतर भी हो रहा है और विषय का भी मूल्यांकन हो रहा है, हर विषय का मूल्यांकन हो रहा है, हर टॉपिक का मूल्यांकन हो रहा है, हर एक मूल्यांकन हो रहा है। भैया बच्चा आपका पढ़ने में बहुत अच्छा लेकिन बहुत शैतान है, भाई बच्चा आपका पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है, इस तरीके से मूल्यांकन होता है ना। अब खेलने में अच्छा है तो पढ़ने में नहीं अच्छा है, तो पढ़ने का मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पे, और बता रहे हैं कि भाई मूल्यांकन इस बच्चे को जो है ये कमियां हैं और पढ़ाई में इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये होता है। तो सतत एवं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक मूल्यांकन। अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें बच्चे की क्षमता को समझने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे की कितनी क्षमता है। सीखने के दौरान छात्रों का मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक में होता है बच्चों की कमजोरी और ताकतों का पता लगाने में मदद करता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और ये मूल्यांकन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चों की कमियों और ताकतों का पता लगाने में मदद करता है। इस परीक्षण का उद्देश्य होता है कठिनाई के स्तर के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण करना और फिर उसका निदान करना, किसी विशेष विषय में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, ठीक है, और उसका निदान करना। मूल उद्देश्य यही होता है कि कठिनाई का स्तर का पता लगाना है ना, और फिर उस बच्चे का जो है, उस बच्चे का वर्गीकरण कर लिया हमने, छात्रों का वर्गीकरण करना और फिर उसका निदान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए यहां पर जो मूल्यांकन के जो टॉपिक्स थे वो यहां पे खत्म होते हैं। बस इतना ही कुछ आपको जानना था मूल्यांकन में। आपने अगर इतना वीडियो देख लिया है तो अब आपका कभी भी मूल्यांकन के संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब आती है बारी हमारे क्वेश्चंस करने की। अब क्वेश्चंस करने से हम क्वेश्चंस के भाव को समझेंगे और उसका उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह मूल उद्देश्य होना चाहिए, या फिर यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उसका उपचार करना, या फिर त्रुटियां निकालना। तो देखिए यहां पे आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन यहां पे सी है। मैंने बताया था कि मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य होता है बच्चे में जो भी कमियां हैं उसका निदान करना, इसका मूल उद्देश्य होता है, उसका निदान करना होता है, ना कि उपलब्धि को मापना होता है। उपलब्धि को मापना नहीं होता, उपलब्धि को जानना होता है कि बच्चे ने क्या उपलब्धि है, और फिर उस उपलब्धि को जान करके ही उसका निदान किया जाता है कि क्या कमियां रह गई हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को हम जोड़ सकते हैं लेकिन मापना यहां नहीं है। तो यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इसलिए किया जाना चाहिए, या इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, या फिर बच्चे के सीखने के स्तर का मतलब सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ज्ञात होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो है बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, क्या सीख पा रहा है, बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसका कैसे निदान किया जाए, किस सब्जेक्ट्स में अच्छा है, ये सारी चीजों का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बताया था कि परीक्षा जो है होता है वो जो है परीक्षा के स्थान पर हमें बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हर वक्त जो है क्रमानुसार मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम मूल्यांकन होना चाहिए, पढ़ाने हर स्टेज में मूल्यांकन होना चाहिए, है ना, और व्यापक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। तो इस क्यों होता है ऐसा, तो थर्ड का जो आंसर है देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई बौद्धिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है ना, बच्चे का जो है बुद्धि कैसी है, वो कितना ग्रहण कर रहा है चीज़ों को, है ना, बौद्धिक का विकास कैसा हो रहा है बच्चे का, है ना, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है
उसमें व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है सब चीजों का मूल्यांकन, व्यापक रूप से मूल्यांकन करना। मतलब चाहे वो एजुकेशनल हो और चाहे एजुकेशन के बाहर हो, मतलब चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे उसके खेल का हो, चाहे उसके पढ़ाई का हो, चाहे उसके भावनाओं का हो, चाहे उसके इमोशंस का हो, चाहे उसके अन्य जो है चीज़ों का हो, है ना, मोरालिटी का हो, नैतिकता का हो, हर चीज़ का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे का सभी विषयों का मूल्यांकन होता है, विषयों के साथ साथ सह शैक्षणिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है। मतलब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। चौथे का ऑप्शन सी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों को नोट कर लीजिए। यहाँ पे शैक्षिक मतलब जो है पढ़ाई लिखाई की, और सह शैक्षिक मतलब चाहे वो मूल्यांकन हो उसके भावनाओं का, चाहे उसका शारीरिक ग्रोथ का हो, है ना, चाहे उसके साथ है ना खेल का मूल्यांकन हो, उसके जो है नैतिकता का मूल्यांकन हो, ये सारी चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी आपको बताया गया परीक्षाओं का जो है कोई लेना देना नहीं हो। बच्चे का होमवर्क द्वारा या लिखित और मौखिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन के लिए उचित जो है उपकरण नहीं है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो है उचित उपकरण नहीं है। तो छठवें का जो आंसर है देखिए, मौखिक प्रश्न, ये है उचित उपकरण। सत्य परीक्षा जो है यहां पे आंसर नहीं होगा, ऑप्शन यहां पे बी गलत है। ठीक है, अगर बच्चे का रचनात्मक आकलन करना चाहते हैं तो मौखिक प्रश्न पूछिए, जैसे पर्सनल इंटरव्यू जिसे कहते हैं। आप पर्सनल इंटरव्यू से ही बच्चे के जो है रचनात्मक आकलन जो है आंका जाता है, इसलिए अक्सर आपने बड़े बड़े जो है जॉब्स के लिए पर्सनल इंटरव्यू रखे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तरी और खेल के माध्यम से बच्चे का रचनात्मक कितना वो हो, खेल को समझ पा रहा है, उन पढ़ाते वक्त वो क्वेश्चंस को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछता है, उस क्वेश्चंस की गहराई कितनी है, ये सब होता है। ठीक है, दिया हुआ कार्य असेसमेंट के द्वारा, भाई दिया हुआ कार्य में बच्चा जो है एक तो पहले बात घर जाएगा, काम करेगा, होमवर्क करेगा, है ना, उसमें दिमाग लगाएगा, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। तो ये सारी चीज, सत्य परीक्षाएं जो होती है वो रचनात्मक आकलन के लिए कारगर नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, इसका मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय जो आधारित आकलन का मूल उद्देश्य होता है वो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसलिए होता है। तो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो निदान परीक्षण का मूल उद्देश्य यही होता है कि अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना होता है। तो भैया निदान करोगे तो तभी तो करोगे जब आप बच्चे के जान पाओगे कि अध्ययन बच्चा कैसा है, तो उसका दिशा निर्देश करना होता है, बिल्कुल सही है। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना होता है, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना होता है, और यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 9वां क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि जो है, क्यों किया गया था, ताकि जो है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए जो है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध जो है शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ये किस प्रकार की गतिविधियां हैं। तो देखिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसका एक नोटबुक में पूरा जो है एक लिट्टा चोखा लिखना है पूरा, है ना। तो इसको कहेंगे हम पोर्टफोलियो आकलन। बिल्कुल सिंपल सा बात है, जहां पे जो पोर्टफोलियो का मतलब है, अगर ये शब्द आ जाए तो वहां पे कई चीजों को जो है लिखना होता है ना। वहां पे समाज में जो है क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, है ना, ये सारी चीजों को लिखना होता है। मूल्यांकन भी जो है बच्चे का पोर्टफोलियो के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, इसमें एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जिसमें सभी बच्चों की, है ना, कुछ कमियां लिखी जाती हैं और कुछ अच्छाइयां लिखी जाती है। किस विषय में अच्छा है, किस विषय में अच्छा नहीं है, क्या चीज़ों में वो खराब है, क्या चीज़ों में, तो ये सारा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे की संपूर्ण जानकारी इस पोर्टफोलियो में जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, केवल जो है कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन जो है किस चीज़ का जो है लक्ष्य है। तो यहाँ पे सकल आकलन को बढ़ावा देता है या आकलन को
सीमित कर देता है। देखिए केवल कागज़ पेंसिल से अगर आप कॉपी में मतलब आपने कॉपी में कुछ लिखने के लिए दी और बच्चे ने रट के लिख लिया, है ना, तो ये आपके आकलन को सीमित कर दे रहा है। भाई आपको बच्चे से बात करनी पड़ेगी, आपको बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू लेना पड़ेगा, आपको बच्चे को खेल में देखना पड़ेगा कि कैसा है, खेल में वो किन प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर पा रहा है, ये सारी चीज़ होता है। तो हम केवल जो है अगर कहीं भी आ जाए कि केवल ये चीज़ करनी है तो वो आकलन को ही सीमित कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चंस आपको करा दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। लाइक का जो टारगेट है वह है 20 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट के संबंध में जितनी भी कुछ जानकारियाँ हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। मैं सिर्फ केवल एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जोर जबरदस्ती वाली नहीं। जितनी तो मैंने अपने जीवन में किसी और एग्ज़ाम्स के लिए इतनी न्यूज़ नहीं देखी हैं, जितनी तो ये आजकल के जो इतने चैनल्स बनाते हैं, मैंने देखा है कि इतने न्यूज़ सीटेट की आती हैं, इतने न्यूज़ सीटेट की डालती है, पता नहीं क्या आता है सीटेट में। इतना तो आता भी नहीं है सीटेट वाला जो है। आप सीटेट की साइड में जाइए, नोटिस आपको जारी हो जाएगा, कुछ भी बना दीजिए कहानी। मुझे पता चला है कि ये सीटेट वाले ये कर रहे हैं, मुझे पता चला है, कुछ भी बना दो। अब जिसके पता चला 4 लाख सब्सक्राइबर हैं वो तो आंख बंद करके 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार लोग तो देख ही लेंगे उसके वीडियोस, है ना, कितना भी कोशिश हो। तो आप लोग भी ऐसे चीज़ें ढूंढते हो ताकि वो दे। पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, जो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है उस पर ध्यान लगाइए। नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन करते जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा आपको कंप्लीट जो है स्टडी करने में ज़्यादा नहीं लगेगा वक्त। 30 मिनट का नोट्स आप अगर रिवाइज करते हैं डेली, नोट्स की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। अगर जो आपने नोट्स बनाया, मान के चलिए कि आपको मुझे आधा घंटा वो नोट्स रिवाइज करना है ना, हर दिन अगर वो नोट्स बनाया हुआ 1 पेज का नोट्स आप रिवाइज करते हैं, सीडीपी 10 पेज में कंप्लीट हो जाएगी, 15 पेज में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 15 पेज का रिवीजन आप कर रहे हो आधा 1 घंटा में, पूरा रट जाएगा आपको सीडीपी। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। डेली एक पेपर लगाइए, डेली जो टीचर पेपर दे, मेरे चैनल को नहीं फॉलो करते किसी और को फॉलो करिए, जिसको आपका दिल करे उसको फॉलो करिए, ठीक है। पर आप देखिए, पेपर लगाइए और सिंपल क्वेश्चंस को फॉलो करिए। जो कहें कि बहुत सीटेट में मैं कठिन क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, है ना, तो ये समझ लीजिए वहां ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बस आपके समझने की फेर होती है कि आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे। अब क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे जब आप जो है क्वेश्चंस की गहराई में उतरेंगे, ठीक है। हम किसी अन्य दिन जो है इस चीज़ों पे जो है बात करेंगे। जब हम आपको सीटेट का प्रॉपर वीडियो देना शुरू करेंगे तब आपको ऑलरेडी मैं इन सब चीज़ों में बात करूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।